नमस्कार। आज अमर उजाला न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं हमारे अपनी काशी के सुपरस्टार ललित उपाध्याय, जो यूपी के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 बार ओलंपियन मेडल जीता है और पिछले 20 साल से ललित हॉकी खेल रहे हैं। अभी जो सबसे रेलेवेंट बात है जिस पर उनसे सवाल होना चाहिए वो यही है ललित, कि आपने अचानक से डिसीजन लिया कि आप संन्यास ले लेंगे, जबकि आपके पास अभी बहुत लंबी उम्र, बहुत करियर था स्पोर्ट्स का। तो उसी से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं जहाँ पे आपने ख़त्म किया कि आपने संन्यास ले लिया, मेरा मानना ये है कि मैंने एक नया अध्याय स्टार्ट किया है अपने लाइफ का। रही बात संन्यास लेने की, तो जब भी आपको अपना पीक लगे तभी आप लोगों को ये डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड डिसीज़न होता है एक खिलाड़ी के लिए जब भी वो इंडियन टीम की वहाँ से अलविदा लेता है। और जो उसका हम लोग अपनी स्किन मानते हैं, जो हमारी जर्सी होती है, तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हॉकी आज के टाइम में बहुत ही फास्ट हो गई है, बहुत ही डिफरेंट हो गई है, मॉडर्न हॉकी टर्फ पे आ चुकी है। तो जब तक आप खेलें पूरा प्रॉपर अपने फ्लो में खेलें, और जब आप छोड़ें तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है। मुझे खुशी इस बात की, लोग आज भी मुझे सोशल मीडिया पे या जितने भी मेरे लोग फैंस हैं, लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं कि आप खेल सकते थे। मुझे खुशी इस बात की है कि वो ये बात बोल रहे हैं। आगे चल के मुझे इस बात का डर नहीं है कि मुझे बाद में बोलते हैं आपको छोड़ देना चाहिए। उनका प्यार और उनका ये सपोर्ट जो है मुझे ये कि आप और खेल सकते थे, लेकिन फैक्ट ये होता है कि हम खेल सकते थे। और उस जो अपने आप से लॉयल्टी होती है कि आप उस चीज़ को मेंटेन कीजिए, वो थोड़ा दिन के बाद लो होने लगता। तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप से ऑनेस्ट था, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। वो कौन सा पल था, वो क्या स्टोरी थी? आप यहाँ घर में नहीं थे या इंडिया में नहीं थे, आपने डिसीजन लिया तो कुछ दिमाग में आया होगा या प्लान किया था कि वहीं जाकर ये घोषणा करूँगा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी मैम। मैं यहाँ जाने से पहले भी मैं हरमन मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, भाई की तरह है। मैंने डिस्कस भी किया था एंड ही वाज लाइक कि पंडित जी अभी रहने दीजिए, अभी और आप खेलिए और खेल सकते हैं। मैंने कहा यार देखो, बस मुझे लगा कि मुझे अंदर से आत्मा से आवाज़ आई कि बस कर देना चाहिए। और मैं महादेव का बड़ा भक्त हूँ। मैं कहा बस नया डिसीजन और नई राह चुनने का टाइम आ गया है। और ब्लेस्ड हूँ कि जब भी इंडिया टीम की जर्सी पहना और जितना दिन खेला, एक ऐतिहासिक मोमेंट को टच किया। और इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम कितना खेलें, हम उस पीरियड में क्या एक ज़ टीम हासिल किए, कंट्री के लिए क्या लॉरेंस, क्या हमने मेडल जीता, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आने वाले यूथ को, जनरेशन को क्या किस चीज़ के लिए प्रेरित किए, क्योंकि हमने केवल कहानियाँ सुनी थी ओलंपिक्स मेडल की, 80s में आया था ऐसा वैसा, और उसको हकीकत में उस पल को जीने का हमें मौका मिला है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। ख़ास तौर से जब मैंने हॉकी में थोड़ा मैच्योर हुआ, जब मुझे सपना दिखाया गया कि शाहिद भाई यहाँ से लास्ट ओलंपियन थे जो 1980 में मेडल लेके आए थे गोल्ड, वही लास्ट मेडल था। तो मैं बड़ा उनसे मतलब प्लीज़ था, उनको मतलब बड़ा सुना था, कभी देख तो पाया नहीं खेलते हुए, कि बड़े जादूगर थे। और लोग ये भी बोलते थे कि 1980 में मतलब सारी टीमें नहीं आई थी, लेकिन गोल्ड जितना तो अलग ही बात होती है। उसके बाद जब हॉकी मॉडर्न हो गई, फास्ट हो गई और इस पर टर्फ पे आ गई, और उसके बाद लोग बोलते थे हॉकी का ईरा जा चुका था। लेकिन वो पल आने के बाद पूरी मीडिया गवाह है, पूरा देश गवाह है कि किस तरह उस ओलंपिक के मेडल को लिया गया था। तो यहाँ तक तो मान लीजिए यही सफ़र था बस। आपने स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट भी, नेशनल भी, आप ओलंपिक तक होकर आए। विश्व भर की टीमें आपने देखी हैं, अपनी इंडिया टीम की तैयारी देखी, विश्व की तमाम टीमों की तैयारी देखी। अब आपको क्या लगता है, जो आप कह रहे हैं कि हॉकी में थोड़ा बदलाव आ गया है, अभी हमारे खिलाड़ी कैसे तैयार हो रहे हैं, और जो टीम में खिलाड़ी हैं तो पीछे भी आपको पता होगा कि कौन लोग अभी आगे ओलंपिक में जा सकते हैं, अगले 5 साल 6 साल तक खेल सकते हैं। आप कहाँ देखते हैं भारत को कि हम इस मेडल का रंग आगे कब तक बदल के रख पाएंगे, या आगे हम और बेहतर कर पाएंगे, या क्या आपको लगता है ऐसी जरूरतें हैं, या नए बच्चे क्या ऐसा करें जो वहां तक जाए बदली हुई हॉकी? भाई साहब, पहले तो हम अभी जैसे आपने ही कहा कि मेडल का कलर चेंज कैसे कर पाएंगे, कुछ दिन पहले तो हम केवल मेडल के पाने की बातें करते थे, और उसमें ही पाने में ही 40 साल से 41 साल लग गया। अब आप मेडल कलर करने की, चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, हम ऑन द स्पॉट रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा काम है प्रोसेस पे चलना। प्रोसेस अच्छा चल रहा है, और इसी के लिए मैं बोलूँगा कि बैक टू बैक मेडल भी आया, कि बहुत हार्ड हो गया था ये मोमेंट कि बैक टू बैक मेडल आए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि साई बहुत सपोर्ट कर रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, साइट टॉप सपोर्ट कर रही है, जो सेंटर्स में फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी बढ़ गई हैं, हाईटेक फैसिलिटीज़ आ गई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पेशली सारे गेम्स में, हॉकी में तो भी आ गई, जीपीएस सिस्टम आ गया। हॉकी इंडिया काफ़ी सपोर्ट करी उस चीज़ के लिए कि हम और आगे करें। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एक प्लेयर लाइफ जो जीता है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं फैसिलिटीज़ केवल बता सकता हूँ। रही बात हॉकी इंडिया जितने भी कोचिंग्स के वो भी स्टेप कर रही है, फॉरेन कोचेस को लगा रही है कि अच्छे से प्लेयरों को फैसिलिटीज़ मिल सकें, हाईटेक चीज़ें यूज़ कर सकें, और जो स्ट्रेटजी होती है उसके साथ अपडेट होकर वो उसका मतलब उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं और जल्द ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। मैं ये नहीं बोलूँगा ऑन द स्पॉट दिखेंगी, लेकिन जो जिस राह में चल रही है प्रोसेस में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसी राह में चलते रहेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप तो यूपी कलर से अपने करियर की शुरुआत की थे, तो देखा जाता है कि अब तो 2 बार ओलंपिक खेले, लेकिन जिला स्तर पे खेलते हैं, राज्य स्तर पर भी खेल लेते हैं, लेकिन जैसे नेशनल और इंटरनेशनल बहुत गिने और चुने नाम, तो ये क्या कारण होता है और वो क्या कमियां हैं जिसको वो दूर करे खिलाड़ी, ताकि वो आगे आपकी तरह आपके पद चिन्हों पे चल सके? भैया देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे पद चिन्हों पे चलिए। पहली बात ये है कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। हाँ, जैसे रोल मॉडल किसी को मानते हैं तो आप उन्हें ज़रूर डेफिनेटली आप उनको देख के अपने सपने बना सकते हैं, सपने में उनके अपना खुद का सपना देख के उसमें जी सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने के बाद ऐसा नहीं है कि प्लेयर की संख्या वहाँ पे कम हो जाती है। क्या होता है कि अपने यहाँ पे खेलना, अपने स्टेट में खेलना और बाहर खेलने में, और उसके बाद कंट्री के लिए खेलने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका जो डेडिकेशन होता है, आपका जो फोकस होता है, आपका जो सेक्रीफाइस होता है, वो कंटिन्यू थ्रू आउट आपके लास्ट एम तक होना चाहिए। बीच में अगर आप कहीं भी लैग करेंगे, क्योंकि हमेशा जो परफॉर्मेंस होता है अप से डाउन होता रहता है, उसमें आप कैसे बाउंस बैक करते हैं, मेंटली कितना स्ट्रांग रहते हैं, उसके साथ ही साथ आप कैसे अपना डाइट को फॉलो करते हैं और उसको लेके कितना डिसिप्लिन रहते हैं, ये सब चीज़ें हम केवल सुनते हैं। अभी मैं आपको बताऊं या किसी भी प्लेयर को बताऊं कि हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन में रहना है, डिटर्मिनेशन ये वो, मैं पूरा उनको एक एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, इवन मैं सबका परिभाषा भी उनको बता दूंगा। लेकिन जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है वही एक चैलेंजिंग मोमेंट होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। स्लोली क्या होता है कि सब कुछ होता है, आप वहाँ तक सभी जाते हैं, मैं भी, लेकिन जब आपको रियल मोमेंट आता है, जब आपको लगता है कि मेरा करियर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, वही चैलेंजिंग होता है। जो बोलते हैं कि फाइट फॉर योर सेल्फ और नेवर गिव अप मेंटालिटी। यहाँ पे नीचे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है। वही हमारे यहाँ लैक हो जाता है थोड़ा सा, और हमारे यहाँ नहीं, हर जगह होता है ऐसा। लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हॉकी इंडिया प्लेटफॉर्म दे रही है लीग के लिए भी। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप वहाँ से अच्छा खेलिए, डायरेक्ट आपको इंडियन टीम पिक कर रही है, और उसके बाद इंडियन टीम में आने के बाद सब अच्छे होते हैं। हर दिन आपको सीखने का मौका मिलता है, हर दिन अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिलता है। कैंप में आने के बाद आपको पूरा प्रॉपर एक अलग ज़िंदगी जीने की पड़ती है, तो वो एक अलग आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। 2 सवाल है। पहला तो कि आप भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे, तो एक जो अपनी टीम है उसका सबसे मजबूत पॉइंट्स क्या है वर्तमान समय में जो वर्ल्ड सिनेरियो में हम, और दूसरा आपके बाद जो वर्ल्ड हॉकी है या टीम इंडिया हॉकी है, तो यूपी से रिप्रेजेंट आप कौन करेगा, तो कौन सा नाम ऐसा होगा जिसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए भाई साहब, जो अभी हमारी इंडियन टीम का सबसे अच्छी चल रही है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें शायद मैं उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ आपके सामने। स्ट्रक्चर द वे वी प्लेइंग राइट नाउ, मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरह हमारे खेलने का तरीका है, और उसके बाद दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि इंडियन हॉकी हमेशा जानी जाती है स्किल और अटैक के लिए। इंडियन टीम का अटैक हमेशा अच्छा रहा है शुरू से, काउंटर जिसको बोलते हैं हम, तो वो चीज़ हमेशा अच्छी रही है। और ये क्वालिटीज़ हमेशा डे बाय डे हम स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं कि मतलब आपको जो वीकनेस पॉइंट पे काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए जो कि आपके हेल्प कर सके। एक गेम का, कोई सा भी गेम, उसका स्ट्रेटजी यही होता है। दूसरी चीज़ कि मैं शुरू से ये बात बोलता रहा हूँ कि मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पहचान हॉकी से है। आज कोई भी खेल के आएगा तब ललित उपाध्याय को याद किया जाएगा। अगर कोई खेलेगा नहीं तो कोई ना ललित उपाध्याय को याद करेगा, ना शाहिद भाई को याद करेगा, ना किसी और को। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप हमें नहीं सपोर्ट कीजिए, आप हॉकी को सपोर्ट कीजिए, जो कि हमारा राष्ट्रीय गेम भी है, जिसके लिए कि हम हमेशा शुरू से कहानियाँ सुनते आए हैं। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की अगर दास्तां स्टार्ट हुई थी तो हम लोग हॉकी से ही सुनते आ रहे हैं, उसकी एक अलग सी लेगेसी रही है। तो डेफिनेटली अभी यूपी से राजकुमार पाल है जो मेरे साथ अभी पेरिस ओलंपिक्स में भी गए थे, और उत्तम सिंह हैं, विष्णु हैं, विष्णुकांत, वो भी गाजीपुर, सब पूर्वांचल के ही लोग हैं। और पूर्वांचल, और अगर देखा जाए तो बनारस एक तरफ से यूपी का हॉकी का हब रहा है।
यहाँ से एक अच्छे प्लेयर मिले हैं, मिलते रहेंगे और इसी तरह मेडल आता रहेगा, मेरी तो यही कामना है। पहले तो आपको नए चैप्टर की लाइफ के लिए तो है ही शुभकामनाएं। सवाल मेरा ये है कि फुटबॉल और क्रिकेट के मुकाबले हॉकी का क्रेज भारत में कम है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि पहले जैसे आपने तो एक चीज का डाउट मेरे क्लियर कर दिया कि मैं मानता था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमी है उसके लिए, आपने कहा कि साई सपोर्ट कर रहा, हॉकी इंडिया सपोर्ट कर रही है, तो और क्या पीछे इसके रीजन हो सकते हैं कि इसका क्रेज कम है? क्या कहा जाता है कि मीडिया कवरेज कम होती है या उसका फुटेज इतना नहीं दिया जाता हॉकी को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात आपने कही दी, क्या आपका क्या वर्जन है इसमें, क्यों क्रेज कम है? भैया पूरा क्वेश्चन पूरे आप ही ने आंसर वैसे कर दिया कि मीडिया ने भी आपने बता दिया। अगर आपको लगता है कम है तो इसका मतलब डेफिनेटली कम है, और आपको लगता है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कहा जाता है, कोई बात नहीं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, आप पहले नहीं है, और इसका बड़ा स्वीट सा आंसर यही है कि इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। और हमारे यूरोप में, अगर मैं यूरोप में बात करूँ तो यूरोप में क्रिकेट है ही नहीं, लेकिन चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, हम जब खेलते हैं, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, जब हम खेलते हैं तो जब भी हम कंट्री के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ रहता है कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा टास्क क्या है, हमारा है कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा काम है उस टूर्नामेंट को जीतना। और दूसरी सबसे ख़ास बात ये मैं बोलूँगा कि क्यों हॉकी को इतना प्रॉपर्टी मिलती है, कि मैं एक फॉर द एग्जांपल शायद थोड़ा सा टाइम ले लूँ। हम जब घर में बैठते हैं ना, सोफे पे या कहीं भी कुर्सी पे भी, तुम्हारे घर जब टीवी चलता है तो उस पर क्रिकेट ही चलता है। तुम्हारा 5 साल का बच्चा जब समझदार हो जाता है, स्पोर्ट्स समझने लायक हो जाता है, तो उसको समझ में आता है कि एक ही गेम है। हम आउटडोर ले जाने से थोड़ा घबराते हैं, अगर ले जाएगा तो टीवी में तो वही देखेगा ना क्रिकेट आ रहा है। तो पेरेंट्स की भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उनको, अपने बेटे को ऑप्शन दीजिए, केवल एक सुझाव मत दीजिए। इनडायरेक्टली अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो कल अगर क्रिकेट देखेगा तो बोलेगा पापा क्रिकेट दिखाइए, उसको बैठा के ओलंपिक दिखाइए, आप सारे वैराइटीज़ मिलेंगे। आपका बेटा किस टैलेंट के या बेटी किस टैलेंट के लिए बना हुआ है आपको नहीं पता है, वो आपको जाके पता चलता है। और नहीं तो फिर स्टडी तो कर ही रहा है ना। ये आउटडोर का है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ये व्यू है, मैं किसी पे वो नहीं हो रहा हूँ। तो आप जब तक बैठ के घर पे देखेंगे नहीं कोई चीज़, तो उससे 2 चीज़ होगी, आप खुद भी सपोर्ट करते हुए बैठ के, और दूसरा आप अपने बच्चे जो खेलना चाहते हैं आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि बेटा इंडिया के लिए मेडल या बेटी इंडिया के लिए मेडल लाने के लिए ये सब गेम्स भी इंपॉर्टेंट्स हैं रेदर देन क्रिकेट में तो आ रहा है ना, अच्छा चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी चीज़ें होती हैं कि फ्रेंचाइजी कौन सी आ रही है, कौन सी प्राइवेट संस्था उससे जुड़ रही है, उनका कितना गवर्नमेंट उनका है, कितना प्राइवेट कर रही है, तो वो सब भी चीज़ें। लेकिन अब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हॉकी में आ गई हैं, अच्छे खासे फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, हॉकी इंडिया लीग में सपोर्ट आ रहा है, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट हो गया। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मेरे स्टेट का यूपी गवर्नमेंट का हो रहा है कि इतना फाइनेंशियल गेम्स के बाद उन्होंने करोड़ रुपए धनराशि कर दी है, पदक लाओ पद पाओ, कि सबको अब यूपी का गवर्नमेंट का सब लोग दे रहे हैं कि डिप्टी एसपी से लेके आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी सारे विभाग में आपको नौकरियां मिल रही हैं। ठीक है, मैं पहले भी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में था, तो अभी भी मुझे मिल रही है, लेकिन हर खिलाड़ी चाहता है कि वो अपने यहाँ पे आए, तो इसी से गेम ऊपर आता है। यूपी गवर्नमेंट में आज भी मैं बताऊँ कि इतना एस्ट्रोटर्फ बढ़ गया। आप अगर बनारस की बात देख लें, फील्ड देख लें और वहाँ पे स्टेडियम देख लें, तो मैं जो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये घर से स्टार्ट होता है। घर से, केवल चाय पीने से नहीं स्टार्ट होता है, घर से स्टार्ट होता है। ये बात आप हो सकता है कि थोड़ा समझने में लोगों को टाइम लगे। अगर आप घर बैठ के ये बस बात करेंगे कि यार इसमें मेडल आना चाहिए, उसमें मेडल आना चाहिए, तो आपके सपोर्ट के साथ साथ आपको अगर अपने बच्चों में ये सोच सकते हैं कि ये भी घंटे के सामने नेशनल एंथम ले और मेडल लेके आए, तो बड़ी बात होती है वो सब चीज़ें। हर खिलाड़ी अपने आप में एक संघर्ष करता है। आर्थिक तंगी से बिहार से देखें तो इस समय खिलाड़ी को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है? और ये तो मान लीजिए आपने संन्यास लिया है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया हो, कभी आप परेशान हो गए हो, जब आपको लगा हो कि अरे छोड़ो खेलो, ऐसा कभी समय आया, उसके विषय में अगर कुछ जानकारी तो बताएं। भैया हमारे लाइफ में तो बहुत बार मतलब तो नहीं, लेकिन आर्थिक तंगी तो देखिए हर खिलाड़ी जो ज़्यादातर पूर्वांचल में, न केवल मैं उस चीज़ से छूता हूँ, सारे मोस्टली प्लेयर जो खेलते हैं गरीब घर से ही खेलते हैं। मेरे फादर साहब भी कुछ नहीं करते थे, मदर मेरी भी हाउस वाइफ भी थी। तो आप पहले अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने माता पिता के संघर्ष को और योगदान को समझ जाएंगे। थोड़ा देर बाद जब आप 5-7 साल के होंगे तो आपको चीज़ें परिवार से आ जाती हैं, वाइब्स आने लगती हैं। फिर आपको अगर किसी भी चीज़ में, आप पढ़ाई में भी हैं तो उस चीज़ को सिंसियरली लेने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आने लगता है। अगर खेल में भी है तो हमें पता था भैया ज़्यादा न पढ़ पाई, हो सकला बहुत जाएँ तो हम 11-12 तक जाएँ, उसके बाद फिर हम BA कर ले, ठीक है BA भी चीज़ होती है, लेकिन हम हायर स्टडी के लिए नहीं कर सकते थे।
तो मैं जब हॉकी खेलने का, मेरे बड़े भाई खेलते थे, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं खेलेंगे तो नौकरी लग जाएगी, तो राह यहीं से स्टार्ट हुई थी नौकरी पाने के लिए ही। उसके बाद जब मैं खेलने लगा थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं कि 10-11 साल का, 12 साल का जब होने लगा था, तो मेरे कोच साहब थे मिस्टर परमानंद मिश्रा जी, साई के कोच थे। उन्होंने ही मुझे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं घर से कभी पैसा नहीं लेता था, उन्होंने ही मुझे पैसा देते थे, हॉकी कुछ भी मंगाते थे, कुछ भी करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए करमपुर जो स्वर्गीय तेज बहादुर देव भैया को ही पता है, सबको पता है कि वहाँ पे हॉकी बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, जो ग्रेजुएशन था, तो पूरा वहाँ पे खर्चा मेरा वो लोग देख लिए हैं। तो मेरे इस पीछे भैया जिसका जिसका योगदान रहा है, मैं कभी किसी को भूलता नहीं, कि सबको होता है। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खिलाड़ी जितने भी होते हैं उनको ये चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की भूख कितनी है, दूसरी चीज़ कि आप उस चीज़ के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, और कि उतना मतलब आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। और जो आप मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कि आप जब तक पाइए मत तब तक छोड़िए मत। बस यही है इसके पीछे का स्टोरी। तमाम बातें हुई ललित आपसे, दो छोटे सवाल आपसे जुड़े हुए कि आपके जीवन का सबसे यादगार लम्हा और सबसे यादगार मैच जिसे आप ताउम्र याद रखेंगे कि ये मैच मेरी वजह से टीम जीती या मेरी वजह से मेडल आया। आप 2 ओलंपिक खेले, तम 50 से अधिक आपके इंटरनेशनल मैच है और तमाम आपने गोल दागे हैं, एक से एक यादगार मैच आपने टीम इंडिया में जीता है। तो सबसे महत्वपूर्ण लम्हा आपको कब लगा? भैया 150 नहीं 180 ऊपर के ऊपर हमारा मैच है, कोई बात नहीं भैया। और देखिए सबसे पहला मैच मैंने खेला था भैया भोपाल में, और उस टाइम मुझे इंजरी थी, लेकिन मैं गया था वहाँ पे, इसी तरह कोच साहब ने कहा था कि चलो। तो मैंने कहा कि क्या करना है, मैं इंजरी खेलूँगा नहीं, तो कहने नहीं चलो तुम वहाँ पे। और इंटर साइन हो रहा था, तो मैं बैठा था उनके बगल में ही, और मुझसे बोले कि खेलोगे? हम कह रहे, तो वर्मा सर थे, बोले खेलोगे? हम कह रहे कोच साहब हम तो रेस्ट पे थे, क्या खेलो। तो वो मैं खेला वो मैच, और मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही मैच था, और आउटस्टैंडिंग खेला मैं उसमें, बड़ा अच्छा। उसमें बनारस की कलात्मक हॉकी लोगों को दिखी, उसके बाद प्लस एक उनको उभरता हुआ टैलेंट दिखा, तो वहीं से मेरा नाम टैलेंट सर्च पे इंडिया कैंप में आया, और इसलिए वो मैच कभी मैं भूलता नहीं। और सबसे बड़ी बात थी कि जो ज़िंदगी भर में मैच नहीं भूलूँगा, वो ओलंपिक का क्वार्टर फाइनल था ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, जिसमें हम लोग 10 लोग थे, और 43 मिनट आई गेस हम लोग थे, एक प्लेयर डाउन थे, और ब्रिटेन के साथ मैच हम लोगों ने ड्रा किया था और शूट आउट में जीता था, जिसमें शूट आउट मैंने किया था। क्योंकि क्वार्टर फाइनल एक गेम ऐसा होता है कि जिसमें टीम हार के बाहर हो जाती है, उसमें दोबारा चांस नहीं मिलता मेडल जीतने का। और सबसे बड़ी बात, जब आप पूरी दुनिया आपको देख रही है और 5 लोग मतलब इतने में कि मैच ड्रा कर लिया, आप एक मैच खेल के, वो भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जो हम लोग बोलते हैं गोरों के खिलाफ, उसमें बात इतनी लोगों के बीच में आप 5 लोगों को जब 8 सेकंड में गोल मारना होता है, तो बहुत ही लाइफ का टफ सिचुएशन होता है कि 5 लोग, भैया 2 लोग मार दिले तू नंबर बाद काम गड़बड़ा जी। और उसमें भी मोमेंट ये होता है कि भाई ओलंपिक है, इसके बाद 4 साल बाद ओलंपिक आएगा। अगर आप कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं तो 4 साल बाद ओलंपिक आएगा। दूसरी चीज़ की टीम ड्रा भी कर ली, यहाँ पे तो इनको जीतना ही जीतना है, और उसके बाद टीम आपको मौका मिला, चला वो भी 8 सेकंड में मारना है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ ओलंपिक का। तो वो सब चीज़ें सबसे बड़ी, मतलब कलेजा चाहिए, दिमाग चाहिए, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है। वो हट के प्रेशर तो क्या, उस चीज़ के लिए हम लोग ट्रेन रहते हैं, लेकिन उसके लिए है, आपको भुला नहीं सकते आप उस चीज़ को। तो बड़ा मेमोरेबल मैच मेरी ज़िंदगी भर का रहा है, और एक इतिहास में कड़ी जोड़ने का मौका मिला है मुझे। पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेलने का मौका मिला? हाँ, बहुत बार खेला भैया। और लोग यह कहें कि कोई से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से मत आया, हम कि ना समझ में आओ कि पाकिस्तान से मेरा, मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, मेरा 150वां मैच पाकिस्तान से हुआ था, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेला था मैं। मेरा 150वां मैच मैं खेला था चाइना में, एशियन गेम्स में। हम लोग एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीते थे, 2023 में हुआ था। तो जब भी आओ मैच गाँव वाले या कहीं भी जाते, भैया कोई से हार जाए पाकिस्तान से मत हारे, हम कि इमन का पाकिस्तान के मरले थोड़ी ना फाइनल जीत जाएंगे यार, अगर फाइनल में मिले तो बात अलग है। तो मैच में उस टाइम बड़ा वो रहता है, और एक अलग ही बाहर लोगों का भाई अल्लाह अकबर चलता रहता है, भारत माता की जय चलता रहता है, लेकिन उस टाइम आपको इमोशंस को बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। आप जो स्ट्रेटजी करके गए हैं वो बड़ा उस पर फोकस करना पड़ता है कि आपको उस चीज़ों को हटा के, उस बात तो सभी मैचों में होता है, लेकिन उसमें इतना बाहरी लोगों को सोचने था कि हम ये कर दें वो कर देना। आप जिस चीज़ को फोकस करके गए, उस मैच में हम लोगों ने 9 गोल मारा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो वो भी खेलने के लिए आए हैं, और ऐसा हम ये सोच के जाते हैं कि बस हमें मैच टू मैच जीतना है, चाहे कोई भी सामने आए। सबसे टफ टीम आज की डेट में वर्ल्ड में कौन सी? भैया ए टाइम देखिए, सब मतलब देखा जाए तो टॉप 4 में इंडिया रहती है हमेशा,
टॉप 4 की जो रहती हैं हमेशा चीज़ें कि जर्मनी हो गई, हॉलैंड हो गई और बेल्जियम हो गई, तो यही टॉप टीमें आप देखेंगे तो यही रहती हैं, जिसमें से कि इंडिया हमेशा किसी को भी बीट कर देती है और वो किसी को भी बीट हो जाते हैं आपस में। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आज की हॉकी बहुत ही फास्ट हो गई है, क्वार्टर बाय क्वार्टर हो गई है, लोग 2-2 3-3 मिनट में चेंज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक गोल मारने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि आप जीत जाएंगे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आप जब तक कि 3+ गोल का लीड लेके नहीं चल रहे हैं तब तक आप जीत नहीं रहे हैं उसमें। हॉकी में तो जाहिर सी बात है कि लास्ट सेकंड में गोल हो जाता है, 2-2 सेकंड में गोल हो जाता है, लोग ड्रा करके। कई मैचेस हारा है ये पहले का बात। आप ये भी तो बोल सकते हैं भारत लगातार 2 मेडल लेके आया है, तो ये सब चीज़ें पहले की रही हैं। तो इस खूबसूरत बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक लास्ट सवाल पे मैं पूरा क्लोजर करना चाहूँगी। संन्यास के बाद अब ऐसा क्या होगा जो पहले नहीं होता था, या पहले मतलब आप नहीं कर पाए, ऐसा क्या होगा, और आप फ्यूचर प्लान क्या होगा? देखिए मैम, ये बात बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि फ्यूचर क्या प्लान। मैं अभी भी हॉकी इंडिया लीग खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक में मैं खेल रहा हूँ। डोमेस्टिक में मैं यूपी रुद्रा को हॉकी इंडिया लीग जो हमारा है वो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में भी मैं हूँ डिप्टी एसपी, तो मैं यूपी पुलिस टीम से भी खेलता हूँ। उनको भी, उनके साथ भी मुझे रहने का मौका मिलता है, जो वो खेला है मैं उनको भी सिखाता रहता हूँ। थर्ड चीज़, मैं यूपी जो हमारी टीम खेलने जाती है नेशनल गेम्स या यूपी नेशनल्स, मैं उसमें भी रहता हूँ कि वो लोग भी कहते हैं कि तुम खेलोगे तो इनसे उनको प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा इसी तरह जाती है जब साथ में खेल के, मुंह से बताने से तो उनको लगता है कि बस सिखा रहे हैं, जैसे अलग कोचेस सिखाते हैं। साथ में रहने से उनको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कैसे एक प्लेयर रहता है, कैसे क्वालिटीज़ उसके अंदर रहती हैं कि जो आगे के लिए काम देती हैं। उसके बाद कैसे प्रोफेशनल को फॉलो किया जाता है, क्या डे के आपके रूटीन होते हैं, तो वो प्लेयरों को सीखने को मिलता है और मुझे भी खुशी होती है। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी होती है कि जब मैं अपने बनारस में आता हूँ, न केवल यूपी कॉलेज में बल्कि BHU से लेके अगर मैं देखा जाए तो यहाँ तक यूपी कॉलेज तक, लालपुर तक, जो भी बच्चे होते हैं, मैं बहुत टाइम से बच्चों में किट डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी चीज़ें मुझसे हो सकती हैं मैं उनको करता रहा हूँ। ये सबको मोस्टली पता रहता है, लेकिन पेपर ज़्यादा दूरी रहा तो ज़्यादा अच्छा है। आज बोलने का मौका मिल गया, इनको पता रहता है नीलांबू विभाग को। तो वो चीज़ें मुझे करने में खुशी होती हैं कि जैसे गरीबी की बात उन्होंने बच्चों को फैसला किया हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बहुत कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उनको अगर वो उसमें सपना देख रहे हैं और उनके साथ भी सेम मेरा वाला सिचुएशन है, तो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, एटलीस्ट हॉकी की कमी ना हो और किट की कमी ना हो, तो वो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और अगर मुझे समय मिला होता या जब भी मिलता है, जो पहले नहीं मिलता था, मैं उन बच्चों में बेसिक से स्टार्टिंग से जो ग्रास की बातें आप लोग कर रहे थे कि ग्रास पे हॉकी थी, अब चेंज हो गई है, तो क्या चेंजेस आए हैं, तो ग्रास की हॉकी में और वेस्टर्न हॉकी में जो चेंजेस आए हैं मैडम, वो उनको जो हम सीख के आए उनको अभी से डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि आप अभी लिख रहे हैं और आप टाइप कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो वो चीज़ें में डिफरेंट आता है। बच्चों को अभी से बताना वो मेरा हॉबी भी मान लीजिए, मुझे खुशी भी होती है और मुझे पीस भी मिलता है उसमें कि जो मैं सीखा हूँ उनमें डिलीवर करता रहूँ। यही मेरा प्लान है, और चाहे यहाँ मिले, चाहे लखनऊ मिले, चाहे मुझे जहाँ मैं बाराबंकी में मेरी टीम क्लोज रहती है वहाँ पे, तो वो मैं डिलीवर करता रहता हूँ और करता रहूँगा। अभी तक यही प्लान है मेरा, बाकी महादेव की इच्छा। आप मुझे अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी इस इंटरव्यू से पहले, तो आप बता रहे थे पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली आपकी बात है कि अमर उजाला के लिए मैं हमेशा मुझे खुशी होती है कि उन्होंने बहुत सारे लोग आए, मतलब जितनी मीडिया थे मैं उनका सबका धन्यवाद करता था कि आप लोग आए, इतना हॉकी को सपोर्ट किए, बहुत ही प्यार दिया। लेकिन अमर उजाला ने एक पोर्ट्रेट था मेरी मदर के साथ और सब कुछ हो गया, घर पे सब ठंडा हो गया, मैं महीनों भर तक मुझे टाइम नहीं मिलता था मैं किसी से मिल पाऊँ। तो अमर उजाला के लोग आए थे उस टाइम, मैं उनका नाम भी मुझे याद नहीं आज, लेकिन बड़े अच्छे थे। तो आए थे और 2 लोग 3 लोग थे, तो मुझसे कहा कि आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया दिखा दीजिए। तो उन्होंने एक पोर्ट्रेट, मतलब पेपर में था, जब उन्होंने हटाया तो बड़ा टचिंग था क्योंकि मेरी मदर के साथ मैंने वो किया हुआ था, हक करते वक्त फ़ोटो थी, और उस पर उन्होंने पूरा जो आर्टिकल फ्रंट पेज पे था उन्होंने पूरा का पूरा निकाला था, तो आज भी मेरे घर पे रखा हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे ये भी रिगार्ड दे दिया था कि मेरे घर पेपर फ्री कर दिया था। तो पेपर फ्री करने वाला बात तो अलग है, ठीक है, वो तो प्यार में किया था, लेकिन वो जो पोर्ट्रेट था मेरे बड़े क्लोज है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट भी था और मेरे मदर के साथ का बड़ा अच्छा होता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं अमर उजाला का जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिलता है कुछ करने का, मैं तो बहुत छोटा हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन जब भी धन्यवाद करने का मौका मिलता है कहीं भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, तो मैं तब भी करता आया हूँ, करता रहूँगा और अभी भी करता रहा हूँ। और उनके खास तौर से अब तो जो स्पोर्ट्स के नीलांबू भाई साहब हैं, इनसे मेरी इंटरेक्शंस होते रहते हैं, तो मैं इनका स्पेशली इसलिए नाम लेना चाहूँगा कि मैं जब से इनको देख रहा हूँ
मैं नहीं भी रहता हूँ, फिर भी बच्चों के साथ कोई भी छोटा सा भी बच्चा होता है तो उसको वो ग्राउंड लेवल पे जाके उसको कवर करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इवन जब एक लड़की फर्स्ट टाइम बनारस की, आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री एक वेमेन इंडिया टीम से खेली है हॉकी में, उसका भी उन्होंने इतना अच्छा निकाला, तो उसको भी खुशी, उसको भी पूरा गांव उसका इतना एक्सपायर हुआ कि और लड़कियां खेलना स्टार्ट कर दी। तो बच्चों के एक छोटे से आर्टिकल्स अगर जब जाता है न्यूज़ के से, तो लोग इससे और प्रोत्साहित होते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन था भाई साहब का, इंटरेस्ट पैदा यहीं से होता है, यहीं से होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।